नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं सुभाष चंद्र बोस अवार्ड, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इस अवार्ड का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो अभी 23 जनवरी 2020 को, आपको बता दूं 2022 में ही रिसेंटली इसके बारे में अनाउंस करा था। ओके, तो जो इसके विनर्स थे उनको अनाउंस करा था। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है एज आ इंडिविजुअल भी दिया जाता है, और अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसको भी ये अवार्ड दिया जाता है। तो हम लोग दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने हैं सारी बातें इन डिटेल। इसीलिए वीडियो को पूरी बात ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई भी डाउट, कोई आपके पास सजेशन है तो उसे भी आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड को। लेकिन इससे पहले दोस्तों ये बता दूं कि अनअकैडमी की तरफ से इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। काफ़ी सारे टॉपर्स अनअकैडमी से निकले हैं, जैसे कि एयर 2 भी जागृति अवस्थी जी की आई है, और इन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करी थी। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी आप लोगों को काफ़ी कुछ प्रोवाइड करवा रहा होता है कि जिसकी मदद से आप लोग अपने एग्जामिनेशन में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी कन्फ्यूजन, आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, एजुकेटर के साथ बात कर पाएंगे। ऐसे फीचर्स आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है। और ऐसे बच्चे जो कि फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं वो भी यहाँ पे आके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ, क्योंकि अब अनअकैडमी उनके लिए भी बहुत कुछ लेके आया है कि वो बिना ही किसी दिक्कत के अपने सपनों को पूरा कर सकें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं इस अवार्ड के बारे में। गुजरात इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोफेसर विनोद शर्मा, जो कि फाउंडर और कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पे नेशनल सेंटर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को, सिलेक्ट करा गया था यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए 2022 में जो दिया जाने वाला था। देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है ऐसे लोगों को या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करा होगा। ओके, इसीलिए उनको ये वाला अवार्ड दिया जाता है कि उन्हें यहाँ पे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकें, जो उन्होंने काम करा है उसको यहाँ पे सराहना दे सकें, और एक तरीके से उनकी मदद करने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। ये हर साल दोस्तों 23 जनवरी को दिया जाता है ऑन दी ओकेजन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी पर। ओके, जो GIDM है ये इस्टेब्लिश हुई थी 2012 के अंदर, और तब से ये काम कर रही है कि किस तरीके से ये एनहांस कर सकती है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैपेसिटी को गुजरात पे। ओके, और जो प्रोफेसर विनोद शर्मा है ये बिल्कुल हर तरीके से काम कर रहे हैं DRR मतलब कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, पूरे ही आप कह सकते हैं फोर फ्रंट होके नेशनल एजेंडा पर। तो ये दोनों ही आप कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन और ये आप कह सकते हैं प्रोफेसर हैं, इन लोगों ने अपने पूरी आप कह सकते हैं कैपेसिटी से इस आप काम में लग गए हैं कि ये लोग किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट को और अच्छा कर सकते हैं, और अपनी तरफ से जो भी हो पाता है ये उस काम को करते हैं। इस अवार्ड के बारे में बताऊं दोस्तों, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ओके, और ये हर साल दिया जाता है किस नाम से, जैसा कि मैंने बताया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से। ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने पे और ऑनर करने के लिए उन लोगों का या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने यहाँ पे पूरे तरीके से सेल्फलेस आप कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में अपने देश के लिए काम करा है। हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशन है उसको 51 लाख रुपये देते हैं और एक सर्टिफिकेट होता है, और 5 लाख रुपये दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट अगर कोई इंडिविजुअल है तो। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता है? देखिए दोस्तों, ये एक पूरी तरीके से सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जो कि यूज़ होती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑपरेशनल स्किल होती है, वहाँ पे कैपेसिटी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनको यूज़ किया जाता है, स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमारी सोसाइटी के लिए जो यहाँ पे कोपिंग कैपेसिटीज़ हैं वो, कम्युनिटी में किस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं कि लोगों को कम से कम नुकसान हो किसी नेचुरल डिजास्टर में। कोई यहाँ पे अगर इन्वायरमेंटल या फिर टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर होता है तो उनमें भी अगर कोई मैनेजमेंट की ज़रूरत है, हम लोग कैसे उसे मैनेज करेंगे सही तरीके से। हम लोग वहाँ से लोग अगर फंसे हुए हैं तो कैसे निकालेंगे उन्हें, अगर कोई हेल्प चाहिए तो उसे कैसे देंगे, इस पर काम करते हैं। इसके अंदर हर तरीके की एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो या फिर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स पे काम करें, जिसकी मदद से लोग आप कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग अवॉइड करते हैं प्रिवेंशन, जितनी भी यहाँ पे लिमिट होती है उसको भी, और जो इफेक्ट होते हैं किसी डिजास्टर की वजह से उसको दूर करने में ये चीज़ें मदद करती हैं। हम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि अगर कोई डिजास्टर हो सकता है तो उस पर कैसे कार्रवाई करी जाएगी, कैसे लोगों को बचाया जाएगा और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं उससे।
बेसिकली 3 स्टेज की एक्टिविटीज़ होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे। पहली होती है बिफोर अ डिजास्टर, मतलब होने से पहले। ये क्या होता है, जो रिड्यूस करता है आपका पोटेंशियल ह्यूमन के लिए, मटेरियल के लिए, या फिर कोई इन्वायरमेंटल लॉस हो किसी डिजास्टर की वजह से, उसको कम करता है। और ये इंश्योर करता है कि हम लोग कम से कम यहाँ पे आप कह सकते हैं जो लॉस होता है उसे मिनिमाइज कर सकें अगर कोई डिजास्टर होने वाला है तो। मतलब कि प्री प्लानिंग आप लोग बता सकते हैं कि प्री प्लानिंग की जाती है डिजास्टर से पहले, जो पहली एक्टिविटी होती है। दूसरी एक्टिविटी है डिजास्टर के समय पे, जो इंश्योर करता है कि अगर विक्टिम को क्या चीज़ें चाहिए, उसे किस तरीके की यहाँ पे नीड है, क्या आप कह सकते हैं उसकी मदद कर सकते हैं, उसे मेडिकल कंडीशन ख़राब है तो उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं आप लोग। ओके, कोई सफरिंग है उसे कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान में है तो उसके कैसे बचाएं, मतलब कि उस टाइम पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, वो आता है डिजास्टर के समय पे। और आफ्टर डिजास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं पे डिजास्टर हो गया तो वहाँ की चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अब वहाँ से उन खराब चीज़ों को हटाना और सही चीज़ें रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये काम होता है डिजास्टर के बाद, जो काफ़ी रैपिड होना चाहिए और एक ड्यूरेबल तरीके से होना चाहिए, जिससे कि हम लोग वहाँ पे जो वल्नरेबल कंडीशन है उसको पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर सकें। क्योंकि अगर किसी जगह पे डिजास्टर हुआ है तो वहाँ की कंडीशन ख़राब है और ऐसी जगहों पे नुकसान होना बहुत ज़रूरी है, तो उस नुकसान को हम लोग कम कर सकें, इसीलिए हम लोग उसके बाद भी काम करते हैं। तो इन 3 स्टेज में एक्टिविटी होती है डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान। सिंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030, ये जो है इसको कह सकते हैं आप लोग एडॉप्ट करा था जब 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी सिंडाई जापान 2015 के अंदर, उस टाइम पे। इस फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पे बता दूं आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग डिजास्टर के समय उनसे टैकल करेंगे, कैसे काम करने वाले हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क होते हैं ये कोई ना कोई यहाँ पे प्रपोज करता है कि भाई ऐसी चीज़ें हैं, ये बात करेंगी जाएगी, ऐसे काम करे जाएंगे, एक स्टैंडर्ड रखा जाता है इसके अंदर। ओके, तो 2015 में इस स्टैंडर्ड को चुना गया और 2015 से पहले 2005 से लेकर 2015 तक जो यहाँ पे आप कह सकते हैं चल रहा था फ्रेमवर्क, वो था आपका हायोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ये आपका 10 साल चला, उसके बाद अब आगे के 15 साल तक के लिए आपका सिडान जो है ये चलेगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे डिफरेंट फेजेस में डिजास्टर मैनेजमेंट होता है और आप लोग को इस साइकिल से पता लग जाएगा। ओके, पहला होता है आपका यहाँ पे प्रिवेंशन और आपको जैसे मिटिगेशन, ये बातें तो आ जाती हैं हमारी। ओके, जहाँ हमें बतानी होती है चीज़ें, पर शुरुआत होती है यहाँ पे डिजास्टर से। उसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे हम लोग, फिर रिकवरी कैसे होगी उसकी, बचाएंगे कैसे लोगों को, और प्रिपेयर करना। ये तो पूरी साइकिल होती है जिस पे हमें काम करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाती है और ये पूरी साइकिल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके दोस्तों, तो ये है हमारी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।